ओके बच्चों, वेलकम बैक। सो अभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहली प्रॉब्लम ये है कि एक्सपैंड करें, एक्सपैंड फॉलोइंग फंक्शंस इन टेलर सीरीज अबाउट z इज इक्वल टू जीरो। यानी कि z बराबर जीरो का मतलब ये हम मैक्लॉरिन सीरीज़ की बात कर रहे होंगे। एक तरह से हमारे पास एक फंक्शन है साइन z, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमारे पास हो सकता है कॉस z, और तीसरा फंक्शन e की पावर z। तो हमें टेलर सीरीज़ से शुरू करना है, और टेलर सीरीज़ से शुरू करके हमें इसका पूरा सीरीज़ एक्सपैंड करना है, और तब हम ये मान के रखेंगे वहाँ पर कि जो z है उसकी वैल्यू जीरो है। ओके, तो पहले शुरू करते हैं साइन जेड के बारे में। साइन जेड के बारे में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो होता क्या है, अगर हम टेलर सीरीज़ को लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं एफ जेड इज इक्वल टू समथिंग, कोई के है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है, एफ के है, और ये किसी जेड जीरो पॉइंट पर है। ओके, और यहाँ पर k फैक्टोरियल हो जाता है, यहाँ z माइनस जेड नॉट हो जाता है, यहाँ k हो जाता है। अगर हम यहाँ पर जीरो मान लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि k बराबर जीरो है, इन्फिनिटी है, एफ के आपको निकालना है जीरो पर, और k की वैल्यू फैक्टोरियल है, z की वैल्यू k है, इस तरह से। अच्छा, अगर इसको हम लिखें पूरी सीरीज़ फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। आप k की वैल्यू 1 रखो, पहले k की वैल्यू 0 रखो, तो f की पावर 0, दिस जस्ट कोई डेरिवेटिव नहीं है उसका, तो फंक्शन ही रहेगा। और यहाँ पे कितना होगा, k की वैल्यू 0 फैक्टोरियल कर दो, और यहाँ z की वैल्यू 0 कर दोगे, तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या आएगा, अगर यहाँ से आएगा तो z 0 1 हो गया, फैक्टोरियल 1 हो गया, तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन लिखा जाएगा एट 0। ठीक है, k की वैल्यू 1 रखोगे, तो k की वैल्यू 1 रखोगे तो मैं यहाँ पर लिख दूँ z की पावर 1 और f डेरिवेटिव एट 0, है ना। ये तो k फैक्टोरियल 1 तो 1 हो गया। फिर k की वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f का डबल डेरिवेटिव, यहाँ f स्क्वायर नहीं है, f का डबल डेरिवेटिव एट 0। फिर ऐसे ही z 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, f का ट्रिपल डेरिवेटिव, और इस तरह से हमारा पूरा टेलर सीरीज़ बनता हुआ चला जाता है। अब अगर यहाँ पर आपको साइन जेड करना है तो सबसे पहले आपको साइन जेड के लिए, साइन जेड में जब जेड जीरो करोगे तब निकालना होगा, फिर साइन जेड की फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, फिर साइन जेड का सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, साइन जेड का थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे। इस तरह से आपको और भी टर्म निकालोगे तो सीरीज बढ़ती हुई चली जाएगी। तो जरा देखें यहाँ पर क्या होगा कि गिवन हमारे पास क्या है, गिवन एफ जेड इज़ क्या वैल्यू है, साइन जेड। तो इसका मतलब है एफ जीरो कितना हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू हमें मालूम है जीरो होती है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस जेड, तो जीरो रखोगे तो जाएगा कॉस जीरो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। चलो भाई, सेकेंड डेरिवेटिव ले लोगे तो ये हो जाएगा, अब कॉस को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे हो जाएगा माइनस साइन जेड, जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस जीरो, अरे जीरो ही हो जाएगा, माइनस जीरो का मतलब क्या, जीरो हुआ। थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन को, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस जेड, और थर्ड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा -1। ओके, और भी निकालने की आवश्यकता तो नहीं है, चलो हम इतने से ही कर देते हैं। तो अब हमने किया साइन जेड, तो साइन जेड की वैल्यू में पहला टर्म क्या है, एफ जीरो है जीरो, तो ये तो हो गया जीरो। उसके बाद दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है जेड टाइम फैक्टोरियल 1, तो जेड टाइम 1, तो ये आपका 1 हो गया। उसके बाद फिर देखें, फिर तीसरा टर्म क्या है, जेड स्क्वायर एफ, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो। ओके, फिर थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन जेड बराबर जेड प्लस जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर आप करोगे तो हो जाएगा, अब आएगा जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, फिर जेड
7/7 और इस तरह से आपका पूरा आगे बढ़ता चला जाएगा, आपका जो टर्म है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये सीरीज़ हमारी इस तरह से बन के आ जाएगी साइन की। और अगर हम इसको साइन जेड को अगर हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखें तो आप देखो यहाँ लिख सकते हो कि n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है, तो माइनस का टर्म है वो है जब n+1 होगा और z की पावर 2n+1 है डिवाइडेड बाई 2n-1 का फैक्टोरियल। हालांकि इसको आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है याद रखने के लिए दिमाग पे, इट इज़ जस्ट द शॉर्ट हैंड फॉर्म। आप खुद ही देखोगे जब आपको n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा z की पावर नहीं 0 रखने पे आएगा, यानी कैसे होगा, n की 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2n-1, सॉरी ये 2n-1 होगा, प्लीज़ करेक्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो जैसे ही आपको n बराबर 1 रखना है तो इससे टर्म क्या मिलेगा, इससे टर्म मिलेगा -1 की पावर 2 और यहाँ मिलेगा z की पावर 2-1 1 और यहाँ मिलेगा 1 फैक्टोरियल। तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, सिर्फ बचेगा z जो कि यहाँ पहला टर्म ऑलरेडी है। ऐसे ही z इसकी वैल्यू n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये आएगा 2 + 1 3 का हो जाएगा -1 की पावर 3 -1, ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 -1 z की पावर 3 तो z की पावर 3 हो गई, यहाँ 2 × 2 = 4 -1 3 तो फैक्टोरियल 3 हो गया, इस तरह दूसरा टर्म आ गया। तो जैसे जैसे हम n की पावर 1 2 3 4 रखते जाएंगे हमारे पास ये सीरीज़ मिलती चली जाएगी। तो इस तरह से हमने सीरीज़ को एक्सपेंड कर लिया अपने दूसरे हिसाब से। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है इसका। दूसरा है कॉस जेड, ठीक है, कॉस जेड में भी वही होगा कि आपके पास अगर हम इसको हम ऐसे लिखें एफ जेड इज़ इफ़ द कॉस जेड देन f0 इज़ व्हाट इज़ कॉस 0 और कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है। अब f डैश जेड क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस, कॉस हो जाएगा माइनस साइन, तो f डैश 0 हो जाएगा माइनस साइन 0 यानी कि 0। फिर डबल डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन का कॉस जेड, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस जेड, कॉस 0 रखोगे तो कितना होगा, कॉस 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा। ट्रिपल में क्या हो जाएगा, कॉस जाएगा तो प्लस साइन जेड, और ट्रिपल के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल के लिए हो जाएगा फिर 0, तो ये हो गया। इस हिसाब से आपका जो एफ जेड होगा, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म था f0 तो 1 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म में होगा z टाइम f डैश 0, तो ये तो 0 हो गया। फिर तीसरा हो जाएगा z² / 2 और ये हो जाएगा -1। फिर क्या होगा, हो जाएगा z³ / 3 f ट्रिपल टाइम और ट्रिपल टाइम का 0 हो गया। तो इस तरह से आपके पास cos z क्या आया 1 z² / 2 प्लस आप हो जाएगा z³ तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ z की पावर 4/4 प्लस z की पावर 6/6। इस तरह से आपके पास अल्टरनेट टर्म आने शुरू हो जाएंगे, और आपको ऑलरेडी मालूम है कॉस की सीरीज़ ऐसे ही बनती है। तो इस हिसाब से अगर शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखोगे तो कॉस जेड बराबर हो जाएगा अब ये हो जाएगा 1 तो रहेगा प्लस समेशन n बराबर 1 to ∞, ये 1 तो यहाँ ऐसे रहेगा, सीरीज़ के अंदर नहीं आ रहा है, और ये हो जाएगा -1 की पावर n z की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल। तो प्यारो ये आपके पास एक कॉस का टर्म आ गया, कॉस का टर्म इस तरह से आ जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर पूछते रहते हैं इसको आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तीसरा हिस्सा हमारे पास है e की पावर z, ये कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि आपके पास एफ जेड क्या है, एफ जेड है e की पावर z, तो f0 क्या हो जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1। f सिंगल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो अगेन e की पावर z, तो सिंगल डेरिवेटिव 0 रखने पर e की पावर z 0 तो 1। ऐसे ही डबल डेरिवेटिव भी आपका e की पावर z, तो डबल डेरिवेटिव भी 1। तो इस तरह से सारे टर्म हमारे 1 आएंगे। अब इसके लिए जब एफ जेड रखोगे तो ये हो जाएगा, पहला टर्म है हमारा f0 1, फिर दूसरा टर्म है z टाइम 1, फिर हो जाएगा z² / 2 1, फिर हो जाएगा z³ / 3 1, और ऐसे टर्म होंगे। तो हमारे पास
ई की पावर जेड जो है उसका सीरीज एक्सपेंशन है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। शॉर्ट हैंड नोटेशन जो होता है इसका होता है n की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होती है जेड की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी e की पावर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपने देखा कैसे टेलर सीरीज़ की सहायता से, टेलर सीरीज़ को यूज करते हुए हम लोगों ने इस तरह का एक्सपेंशन कर लिया है। अब हम कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा टेक्निकलिटी से भरा हुआ एक सवाल करते हैं और इसमें आपको थोड़ा डोमेन का अंदाज़ा लगेगा। ये सवाल तो बिल्कुल शुरुआती सवाल थे, हल्के सवाल हम कह सकते हैं, वार्म अप क्वेश्चन थे। अब फाइंड द टेलर सीरीज़ एंड द लॉरेंट सीरीज़। तो क्वेश्चन है फाइंड द टेलर एंड लॉरेंट series, find the Taylor and Lorentz series of what? Of fz is z square minus 1 z plus 2 z plus 3 in regions रीजन नंबर 1 क्या है? मॉड z लेस देन 2 है, ओके। रीजन नंबर 2 क्या है? मॉड z 3 से लेस है, 2 से ग्रेटर है, ओके। थर्ड है मॉड z ग्रेटर है 3 से, ओके। तो 3 रीजन है हमारे पास। ये हमारे पास एक तरह की सीरीज़ है, एक फंक्शन है fz और हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जरा पहले पार्शियल फ्रैक्शन का, ये पार्शियल फ्रैक्शन के नज़रिए से भी ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। तो ऐसा कर सकते हो इसको, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 और इसको आप लिख सकते हो जेड स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा 3z और फिर यहाँ से 2z, तो ये हो जाएगा टोटल 5z और ये हो जाएगा 6, ओके। ये आपके पास हो गया। अब आपका डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, इसको एक जैसा बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास है न्यूमरेटर में। अब हम इसमें क्या करें, 5z को जोड़ दें और 5z को घटा दें, कर सकते हैं। फिर क्या करें, +6 कर दें, -6 कर दें और ऑलरेडी -1 यहाँ पर है। तो ये आपके पास ऐसा कुछ हो गया। जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 है ये आपके पास। अब इसको फिर से लिखो तो देखो, ये जेड स्क्वायर, ये 5z और ये 6, इसको तो हम एक साथ लिख सकते हैं। तो जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 एक साथ लिखेंगे। उसके बाद -5z यहाँ रहेगा और -6 में -1 ऐड हो जाएगा तो -7 हो जाएगा और ये डिवाइड हो गया आपका जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 से। डन। फिर क्या कर सकते हो, अब आप इसको अगर फैक्टर करोगे तो ये 1 हो जाएगा, -5z माइनस 7 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, ये हो गया हमारे पास। अब ये तो 1 है, ठीक है। ये वाला जो टर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये 1 माइनस ये ऐसा है 5z माइनस 7 अपॉन z प्लस 2 z प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो है ये उसका फैक्टर फॉर्म में। अब हम इतने हिस्से का, ये जो पूरा हमारा ये वाला हिस्सा है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास है 5z माइनस 7 डिवाइडेड बाई z प्लस 2 z प्लस 3, ये है हमारे पास। हम इसे ऐसे लिखें a अपॉन z प्लस 2 और फिर लिखें b अपॉन z प्लस 3 पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा a टाइम z प्लस 3 प्लस b टाइम z प्लस 2 और ये हो जाएगा z प्लस 2 और z प्लस 3। इधर हमारे पास 5z माइनस 7 है ना। इसको प्लस कर लेना क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना मैंने, तो यहाँ प्लस कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई z प्लस 2 z प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आया 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 2z। गड़बड़ हो रही गड़बड़। अब हो जाएगा z टाइम a, ये z है 2 बन रहा है, इसको हम
कट कर देते हैं, जेड टाइम ए प्लस 3a प्लस जेड टाइम बी प्लस 2b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड टाइम a प्लस b प्लस 3a प्लस 2b। ओके, ये हो जाएगा 5z प्लस 7। अब देखो 5z को इससे इक्वेट कर सकते हो और 7 को इससे इक्वेट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने क्या किया, z को इक्वेट किया, z के कोफिशिएंट को इक्वेट किया आपने। उसके बाद फिर क्या है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, ये आपने कर दिया है। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे आप, ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 15, और यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 7। ऐसा करो, माइनस कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो कट जाएगा। 3 में से 2 गया तो बचेगा b, और 15 में से 7 गया तो बचेगा 8। तो b की वैल्यू आ गई 8। अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में से 8 जाएगा तो -3। तो इस हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन हमें क्या कहता है, पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से हमारा a जो है ये हो जाएगा -3, और जो b है ये हो जाएगा 8। तो आपके पास क्या बचेगा, वो जो फैक्टर था, जो z स्क्वायर -1 z प्लस 2 z प्लस 3 ये था, ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 1 माइनस था आपके पास, और ये जो माइनस था इसके बाद आपने इसकी जगह पे क्या लिखा, इसकी जगह पे आप लिखेंगे -3 अपॉन 2 -3 अपॉन, अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 अपॉन z प्लस 2, और ये हो जाएगा 8 अपॉन z प्लस 3, ऐसे हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 बाई जेड प्लस 2 माइनस 8 बाई जेड प्लस 3। इस तरह से हम हमारे पास ये पूरा आ गया, हिसाब किताब आ गई। तो अब इसी को हमें यूज करना है अपने डोमेन के हिसाब से, जो हमको सवाल में, प्रश्न में डोमेन दिए गए उसके हिसाब से देंगे। सो एफ जेड इज़ वॉट, तो एफ जेड इज़ समथिंग लाइक डेट 1 प्लस 3 अपॉन जेड प्लस 2 और -8 अपॉन z प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। अब पहला डोमेन देखते हैं, फर्स्ट डोमेन। डोमेन की पहली स्थिति क्या है, मॉड z इज लेस देन 2। तो ऐसा करना होता है बच्चों हमें कि हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए, क्योंकि ये लॉरेंस सीरीज जैसा बन रहा है, जो कि यहाँ देखो डिनोमिनेटर में टर्म है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम कैसे लिखना चाहें, इसको हमें छोटा करना है, मतलब अगर आपके पास मॉड जेड है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अगर z बाई 2 1 से छोटा है, सो ऑल्सो करो, ऑल्सो मॉड z बाई 3 भी 1 से छोटा होगा, ऐसी बात है। तो आप लिखोगे, हेंस आप लिखोगे एफ जेड बराबर 1 प्लस 3 अपॉन 2 कर दोगे तो जाएगा z बाई 2 प्लस 1 -8 बाई 3 कर दोगे तो z बाई 3 प्लस 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सीरीज़ क्या बचेगी, 1 प्लस 3 बाई 2, 1 प्लस z बाई 2 की पावर -1 -8 बाई 3, 1 प्लस z बाई 3 की पावर -1, है ना। यही हमारी ओरिजिनल सीरीज़ है जिनको हमें बताना है। तो अगर इसको हम लिख दें, अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 2, ये क्या हो जाएगी 1। अब ये बिल्कुल वही बाइनोमियल थ्योरम जैसा लिख रहे हैं, तो 1 प्लस एन एक्स, ये 2 हो जाएगा, एन माइनस 1
तो ये प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 4। आप देखोगे आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, और फिर एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, और ऐसे सारे टर्म होंगे। तो उस हिसाब से आपके पास ये हो जाएगा, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड, और माइनस हो जाएगा जेड क्यूब बाई 8, ऐसे ही टर्म और आगे बढ़ेंगे। 8 बाई 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड बाई 3 प्लस जेड स्क्वायर बाई 9 माइनस जेड क्यूब बाई 27, और इस तरह से आगे टर्म आपके बन जाएंगे। तो अगर आपको एक्सपेंड करना है सीरीज़ के फॉर्म में, तो आप इस तरह से इस डोमेन के अंदर जो पहला डोमेन है उसमें इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं दूसरे डोमेन में। तो दूसरा डोमेन हमारे पास क्या है, दूसरा डोमेन ये कहता है सेकंड डोमेन में कि z की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा है और 3 से कम है और 2 से ज़्यादा है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको हम 2 हिस्सों में कर लें। इसका मतलब है कि मॉड z से 2 से बड़ा है, और दूसरा है मॉड z जो है वो 3 से छोटा है। तो जहाँ बड़ा है तो इसको हम अगर ऐसा कर दें, इसके लिए हम ऐसा कर दें कि 2 बाई जेड कर दें। 2 बाई जेड जो होगा 1 से छोटा हो जाएगा कन्वर्जिंग करने के लिए। और यहाँ क्या कर दें, यहाँ कर दें कि जेड बाई 3 कर दें, तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। हमें 1 से छोटा ही रखने हैं टर्मों को, ताकि हमारी सीरीज़ के कन्वर्जिंग का इशू ना फंसे। तो हमें एक तो करेंगे 2 बाई जेड, और एक जगह कर देंगे हम जेड बाई 3। याद रखना ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम अपने आप को ऐसा फैक्टर फॉर्म में डालें कि वो 1 से छोटा हो। क्योंकि कोई चीज़ 1 से छोटी है तो उसका पावर भी और छोटा होगा, फिर उसका पावर और छोटा होगा। तो इस तरह सीरीज़ हमेशा छोटे टर्मों की तरफ कन्वर्ज करेगी, और वही हम चाहते हैं। तो अगर आपने ऐसा कर लिया है तो अब आपको थोड़ा सा केयरफुल तरीके से देखना पड़ेगा। तो ज़रा देखें हम कैसे कर सकते हैं। हमारी सीरीज़ कैसी थी बच्चों, हमारी सीरीज़ जो थी वो कैसी थी याद करें। तो हमने सीरीज़ को ऐसे माना था कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई जेड प्लस 2 और माइनस 8 बाई जेड प्लस 3। और अब हमने डोमेन कैसे माने हैं, डोमेन माने हैं कि 2 बाई जेड लेस देन 1 है, और एक जगह पे जेड बाई 3 लेस देन 1 है। तो यहाँ पर आपको जहाँ 2 है इस जगह पर, तो यहाँ पर 2 बाई जेड लाना है। तो यानी कि 1 प्लस 3 अपॉन जेड बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई जेड। अब ये टर्म 1 से छोटा है, पक्का हो गया, था ही, हमारे पास भी आ गया। यहाँ क्या होगा, अब यहाँ आपको जेड बाई 3 लेना है, तो आपको 3 बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे 3 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा जेड बाई 3 जो कि 1 से छोटा है। चलो ये भी ठीक हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1 प्लस 3 बाई जेड हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई जेड की पावर माइनस 1, 8 बाई 3 1 प्लस जेड बाई 3 की पावर माइनस 1। तो अगर मन में शंका हो रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने एक ऐसे टर्म, मान लो x है जो 1 से छोटा है, तो इसका x स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, x क्यूब करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, और इससे क्या होगा, आपकी सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती जाएगी, वो इनफाइनाइट तक फैलती हुई नहीं जाएगी। यही आप चाहते हो। तो इसको कैसे करोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 जेड 1 माइनस 2 बाई जेड प्लस 2 बाई जेड का स्क्वायर है ना, माइनस 2 बाई जेड का क्यूब, और ऐसे ही। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 बाई 3, ये हो जाएगा 1 माइनस जेड बाई 3 प्लस जेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस जेड बाई 3 का क्यूब, और ऐसे ही प्लस माइनस टर्म ऐसे आ जाएंगे, इस तरह से आपके पास आ जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस डोमेन में। तो डोमेन में हमारी सीरीज इस तरह से एक्सपेंड कर जाएगी। तो देखो यहाँ जेड नीचे है तो ये प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, यहाँ जेड ऊपर है, यहाँ न्यूमरेटर में है तो ये टेलर सीरीज फॉर्म में है, और यहाँ जेड नीचे है तो ये लॉरेंस सीरीज के फॉर्म में है। तो इस तरह से हमने टेलर सीरीज लॉरेंस सीरीज दोनों को यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया है।
तीसरा है जेड डोमेन। तीसरा डोमेन क्या है? तीसरा डोमेन है कि हमारे पास जेड की वैल्यू 3 से क्या है, जेड की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। जेड की वैल्यू 3 से ज़्यादा होने का मतलब है कि तीसरा डोमेन जो है हमारे पास वो इस तरह से है कि मॉड जेड इज़ मोर देन 3। तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करो कि जेड ज़्यादा है तो इसको डिवाइड कर दोगे, तो 3/जेड जो होगा वो लेस देन 1 होगा। यही तो होगा ना, 3/जेड। तो आपके पास जो सीरीज़ है वो कैसे है, 3/जेड लाना है आपको। तो अगर 3/जेड एक से छोटा है तो इसका मतलब है कि 2/जेड भी एक से छोटा ही होगा। जब 3 नंबर बड़ा था उसको डिवाइड किया जेड से तो एक से छोटा आ गया। तो अगर किसी छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वो भी छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। तो आपके पास जो सीरीज़ है एफ जेड, आपके पास जो एफ जेड है वो क्या था? एफ जेड था 1+3/जेड+2 -8/जेड+3 ये था। तो अब आप इसे कन्वर्ट करो तो 1+3 तो है, आपको क्या कन्वर्ट करना है? 2/जेड। देखो 2/जेड एक से ज़्यादा है तो जेड बाहर ले लोगे तो हो जाएगा 1+2/जेड -8 है। अगर यहाँ पर हम क्या बाहर ले लें, जेड बाहर ले लें तो हो जाएगा 1+3/जेड। तो ये भी एक से छोटा है, ये भी, ये मतलब ये टर्म भी एक से छोटा है, ये टर्म भी एक से छोटा है। तो आपके पास हो जाएगा 1+3/जेड 1+2/जेड की पावर -1 8/जेड 1+3/जेड की पावर -1 हो जाएगा 1+3/जेड। तो 1 - 2/जेड प्लस 2/जेड का स्क्वायर माइनस 2/जेड का क्यूब आगे हो गया -8/जेड 1 - 3/जेड प्लस 3/जेड का स्क्वायर -3/जेड का क्यूब और इस तरह से। तो इस तरह से सीरीज़ हमारी ये एक क्रिएट हो जाएगी, ये एक सीरीज़ फॉर्म हो जाएगी। ओके, ये हमारी एक पूरी सीरीज़ यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमारे पास जो भी डोमेन दिए गए थे हमने उन्हीं डोमेन के हिसाब से चुनाव किया और चुनाव करके हमने अपनी सीरीज़ को यहाँ पर क्रिएट कर दिया। एक और सीरीज़ है लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करना है। तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करना है आपको। तो चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं कहूँगा मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू 1/जेड² इंटू 1 - जेड एट जेड बराबर 0 पर करना है। तो ये ऑलरेडी जो है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, 0 ही है। तो आप कैसे करोगे? तो इसका मतलब है एफ जेड बराबर लिखोगे 1/जेड² 1 - जेड की पावर -1। तो ये हो जाएगा 1/जेड², 1 प्लस माइनस तो हो जाएगा 1+जेड प्लस माइनस होने पे फिर हो जाएगा जेड² प्लस माइनस होने पे हो जाएगा जेड³ और ऐसे ही। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ जो है वो हो जाएगी। अगर हम इसको लिखें तो 1/जेड² प्लस 1/जेड प्लस 1 प्लस जेड फिर आगे जेड² ऐसे टर्म होगा। तो यहाँ देखो हमारा एफ जेड जो है वो कैसे लिखा गया है, ये वाले में 1/जेड यानी कि ये प्रिंसिपल पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है वो तो जैसे टेलर सीरीज़ का पार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर वाले, पॉजिटिव पावर वाले टर्म है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है, अभी इसमें हमें रेसिड्यू एनालिसिस, सिंगुलरिटी की एनालिसिस ये सब करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर उसको करेंगे। ठीक है ना, ये है इसका भाव है हमारे पास जो कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस सीरीज़ फॉर्म। इसी तरह से सीरीज़ आपके सामने और भी क्रिएट कर सकते हैं, और भी सीरीज़ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक और सीरीज़ है, जस्ट एक और एग्जांपल दिख गया हमारे सामने, जैसे कि आपके पास है कि एफ जेड है, ओके, 1/z+2, नाइस। सो और एक्सपेंड करना है लॉरेंट फॉर्म में, आपको लॉरेंट एक्सपेंशन करना है।
लॉरेंट एक्सपेंशन करना है और जेड आपका 0 दिख रहा है। तो ऐसे हालात में आप क्या करोगे, अब देखो जेड आपका छोटा है, 0 है, तो अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, वो फिर दिक्कत हो जाएगी 1 अपॉन, तो ये क्या होगा, आप ऐसे लिखो 1/z², और आप यहाँ पर 2 बाहर निकाल लो तो जाएगा 1 + z/2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2z², 1/2z², और ये हो जाएगा 1 + z/2 की पावर -1। तो यहाँ से जाएगा 1/2z² इज़ 1 - z/2 + z/-1 हो जाएगा z/2 का होल स्क्वायर माइनस z/2 का क्यूब, और इस तरह से आपके पास आगे टर्म बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो ये आपके पास पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो ये जाएगा 1.2z², तो ये जाएगा 1 - z/2, ये जाएगा +z²/4 -z³/8, इस तरह से टर्म आ जाएंगे। और अगर आप मल्टीप्लाई करो 1/2z² माइनस 1/4z प्लस 1/8 माइनस z/16 एंड सो। तो यहाँ देखो ये वाले पार्ट कौन से हैं, ये प्रिंसिपल पार्ट है, ये तो एक नंबर है 1, जैसे 1 होता है वैसे 1/8 है, और ये आपके टेलर पॉजिटिव इंटीजर वाले टर्म है। तो इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया सिंपल फॉरवर्ड तरीके से, आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। और क्या कर सकते हैं, हैज़ प्रिंसिपल। खैर अब ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक हमारे पास आएगा सिंगुलरिटीज़ एंड जीरोज़ के बारे में। सिंगुलरिटीज़ बताइए क्या होते हैं, कैसे आप डिफाइन करते हो, जीरोज़ कैसे आप फंक्शन के कैलकुलेट करते हो। तो सिंगुलरिटी और जीरोज़ को हम लोग उस हिस्से में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं उस सेक्शन में, सिंगुलरिटीज़ एंड जीरोज़ ऑफ फंक्शन, एंड देन वी रेसिड्यू, और फिर वो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं।